गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो मेथड्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। उस आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैकेनिज्म में हमने नाइट्रोजनेज एंजाइम के द्वारा जो उसका स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है और जो उसके कंट्रोल होते हैं वो हमने डिस्कस किए। अब इसमें नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन। देखिए जो नोड्यूल्स होते हैं, वो जो नोड्यूल्स है जब उनको उनके सेक्शन काटे गए, यानी कि जब उनको डाइसेक्ट किया गया तो वो हमें पिंकिश कलर की दिखाई देती हैं। ठीक है, कैसे दिखती है? वो हमें पिंकिश कलर की दिखाई देती हैं। और ये पिंकिश कलर की जो है, जैसे इसमें जैसे ब्लड रेड कलर होता है, यानी कि जो ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन से बना होता है, उसी प्रकार ये भी हमें पिंकिश रेडिश कलर की दिखाई देती है। तो इसीलिए रेडिश कलर की प्रेजेंस की वजह से इसे नाम दिया गया है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन इसे कहा गया है कि जो नोड्यूल है, यानी कि जो नोड्यूल्स होते हैं उन नोड्यूल्स के वर्णक को पिंकिश रेडिश कलर के जो दिखाई देते हैं उसकी वजह से इन्हें नाम दिया गया है लेग हीमोग्लोबिन। और ये लेग हीमोग्लोबिन जो है इसका जो संश्लेषण है, यानी कि दोनों होस्ट सेल भी इसमें डिनोट करते हैं, यानी कि परपोषी कोशिका, और दूसरा इसमें जो बैक्टीरिया होता है या ये हमारे दोनों ही इसको बनाते हैं। दोनों के पार्ट मिलके, यानी कि जो इसका सिक्रीशन होता है, इसका सिक्रीशन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। हमारा इसमें होस्ट सेल यानी कि परपोषी कोशिकाएं भी सम्मिलित होंगी, इसमें हमारा बैक्टीरिया की जो सेल्स है इसमें वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कि दोनों के सामूहिक क्रिया आवश्यक होती है, तभी इसके अंदर इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस वर्णक का यानी कि प्रोटीन पार्ट जो है, प्रोटीन पार्ट बनाएगा इसमें परपोषी कोशिका, और इसका जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट बनाएगा बैक्टीरिया। यानी कि प्रोटीन पार्ट जो है इसका, इस वर्णक का लेग हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट जो है होस्ट सेल परपोषी कोशिका द्वारा बनता है, और हीम पार्ट जो है इसका वो जीवाणु कोशिका द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेग हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है, ये बहुत जरूरी माना जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे राइजोबिया में इस वर्णक की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, तो इसलिए राइजोबिया, सोयल राइजोबिया जो है उसमें असमर्थ होते हैं, इसीलिए ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इसका प्रेजेंस पाई जाती है। और लेग्यूपादिक जो रूट्स होती हैं उनमें, यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबिया बैक्टीरिया होता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। सॉइल में ये अकेला नहीं बना, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन दोनों के ही अवयव से बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेग हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी माना जाता है। और नाइट्रोजन 15 के उपयोग से, यानी कि रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन में, यानी कि जब इसको देखा गया तो यहाँ पे इनकी प्रेजेंस यानी कि उपयोग द्वारा ये स्पष्ट हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जीवाणुओं में निहित होती है इसकी क्षमता, और इस हेतु यानी नाइट्रोजनोज नामक आवश्यक एंजाइम होता है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम के संश्लेषण के लिए एक mRNA की भी आवश्यकता होती है, जो परपोषी पादप यानी कि लेग्यूम पादप द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होती है, देखिए नाइट्रोजनेज क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए? mRNA चाहिए, क्योंकि mRNA मैसेज लेके आता है। तो mRNA जब मैसेज लेके आया, ये कहाँ पे होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स पे होता है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स का जब mRNA मैसेज लेके आएगा और वहाँ हमारा लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमारी नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोड्यूल वर्णक होता है लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जिसकी मृदा में न्यूनता होती है। इसके साथ ही ये वर्णक नाइट्रोजनेज की मुक्त ऑक्सीजन से
सुरक्षा करता है क्योंकि मुक्त ऑक्सीजन इस एंजाइम को निष्क्रिय बना देती है। तो लैग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजनोज को सक्रिय रखते हुए श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से जारी रखता है और जिससे आवश्यक मात्रा में एटीपी अणुओं का संश्लेषण संभव हो पाता है। और लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जरूरी होते हैं। देखिए मेन थिंग इज दैट जब हम नाइट्रोजनेज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम नाइट्रोजनेज एंजाइम की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजनेज जो है ये क्या थी, ये एनएरोबिक कंडीशंस में, किसमें, एनएरोबिक कंडीशंस में ये अपना काम करती है। तो एनएरोबिक कंडीशन में जब ये पार्टिसिपेट कर रही है तो जो लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट है तो वहां से ये क्या करता है, इनको मुक्त ऑक्सीजन यानी कि फ्री ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है ताकि नाइट्रोजनेज जो है वो निष्क्रिय ना हो, इनएक्टिव ना हो और नाइट्रोजनेज एंजाइम अपना काम जो है सुचारू रूप से करती रहती है। इन केस अगर लेग हीमोग्लोबिन नहीं होगा, वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या है, इनएक्टिव हो जाती है, काम नहीं कर पाती है। तो नाइट्रोजनेज की फंक्शनिंग के लिए लेग हीमोग्लोबिन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और इसके लिए जो हमारे नाइट्रोजनेज एंजाइम यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एटीपी के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एटीपी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो एटीपी के मॉलिक्यूल्स हो गए, नाइट्रोजनेज एंजाइम हो गई और लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन, एटीपी मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनेज एंजाइम, लैग हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे जो पॉइंट्स है, तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये बहुत नेसेसरी होती हैं। अगर हम बात करें कि ये ग्रंथियों में यानी कि जो ऑक्सीजन है इनको नियंत्रित करता है, यानी कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है उसे नियंत्रित करता है। तो लैग शब्द जो है देखिए लेग्यूम से लिया गया लैग शब्द और हीमोग्लोबिन जो है ये रेडिश होता है इसलिए इसे लैग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन और जो बैक्टीरियोइड्स के मध्य ये स्थित होता है, ठीक है। और यह प्रोटीन, यह हीम प्रोटीन है जिसे लौह युक्त यानी कि इसकी मॉइटी जो इसमें जो सेंटर में इसके आयरन प्रेजेंट होता है इसीलिए इसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और किसी भी नोड्यूल में उपस्थित लैग हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है उसमें उसके द्वारा नाइट्रोजन का यौगिक में परिवर्तित नाइट्रोजन की मात्रा में सीधा ही रिलेशन इसमें पाया जाता है। तो लैग हीमोग्लोबिन जो है तो ऑक्सीजन वाहक के रूप में काम करेगा। क्या करता है, लैग हीमोग्लोबिन एक तो O2 के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के रूप में, ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। किसके, O2 के ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी तो करता है लेकिन नाइट्रोजनेज एंजाइम को फ्री ऑक्सीजन, फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेगा। ये O2 की केवल उतनी ही मात्रा भीतर प्रविष्ट करती है जितनी श्वसन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। और टर्मिनल ऑक्सीडेज द्वारा O2 ग्रहण करने की सहायता प्रदान करता है तथा नाइट्रोजनेज की सक्रियता के लिए इलेक्ट्रॉन वाहन के रूप में भी काम करता है। एटीपी उत्पादन में सहायक भूमिका निभाता है और साथ ही क्या करता है, तो लैग हीमोग्लोबिन का क्या हो गया, एक तो O2 का ट्रांसपोर्टर होता है, दूसरा इसमें O2 की जो कंसंट्रेशन होती है जितनी रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी सिर्फ उतनी ही सेल के अंदर प्रविष्ट होगी, अदरवाइज बाकी जो है प्रविष्ट नहीं हो पाती है। यानी कि जितनी कंसंट्रेशन O2 की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, सॉरी रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन अलाउ होगी क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नाइट्रोजनेज की फंक्शनिंग को इनहिबिट करती है, ठीक है। फिर एटीपी के उत्पादन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। और लैग में हीमोग्लोबिन जो है नाइट्रोजन अवशोषण एवं नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन स्थल के रूप में निरूपित होता है, यानी कि यही वो साइट होती है जहाँ पे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है।
तो ये हुआ हमारा लेग हीमोग्लोबिन। अब नेक्स्ट है इसके अंदर नोड्यूलिन। नोड्यूलिन देखिए नेक्स्ट जो है, अब जो नोड्यूलिन होता है यानी कि नोड्यूलिन, इसमें जो नोड्यूल प्लांट्स होते हैं उनमें लेग हीमोग्लोबिन के अलावा एक और प्रोटीन उपस्थित होता है जिन प्रोटीन्स को हम नोड्यूलिन कहते हैं। यानी कि लेग हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट है ही है हमारा, उसके अलावा यहाँ पे नोड्यूलिन भी प्रेजेंट होता है। तो नोड्यूलिन जो है, अगर इसे हम फंक्शनलिटीज की देखें तो ये 3 प्रकार का, मतलब जो प्रोटीन है इसके 3 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट जो है इसमें नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो प्रोटीन होता है वो इसे माना जाता है, ठीक है। फिर है प्रोटीन दैट मेंटेन्स नोड्यूल स्ट्रक्चर, यानी कि जो नोड्यूल होती है, ग्रंथिका होती है, उसकी संरचना को बनाए रखने वाले प्रोटीन होते हैं। और नाइट्रोजन यौगिकरण सहायक प्रोटीन होते हैं, यानी कि एंटोफिक्सेशन के लिए जो हेल्पिंग प्रोटीन्स हैं उन्हें भी ये माना जाता है। अब ये हमारा इसमें नोड्यूल्स के फॉर्मेशन में ये स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है हमारा, अगर हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करते हैं, अगर हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करते हैं जैसे, तो उसमें जो मैकेनिज्म है, एक बार उसका डायग्राम बना लेते हैं। एसिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज के जब डिग्रेडेशन होता है, अपघटन होता है, तो उससे पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या होगा कि ग्लूकोज के अपघटन से यहाँ पे हमारा क्या बना, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। को एंजाइम ए इससे आगे रिएक्ट करता है, तो यहाँ हमारा जो है, देखिए एसिटाइल को एंजाइम ए, ये बना हमारा एसिटाइल फॉस्फेट और एसिटेट। H3PO4 को एंजाइम ए बाहर निकल गया हमारा, और यहाँ पे ADP से ATP बनता है। अब ये देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भाग, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे हैं कहाँ पे, ये हमारा पेरिडॉक्स है,
ये देखिए ये पूरा जो है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया के लिए है। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया में किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया में सबसे पहले जब यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज का डिग्रेडेशन यानी ग्लूकोज का हाइड्रोलाइज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में लास्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारा पायरुविक एसिड बनता है। तो पायरुविक एसिड बनने के बाद में जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से यहाँ पे निर्माण होता था, इससे एसिटाइल फॉस्फेट बन रहा है। ये एसिटाइल फॉस्फेट बन रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और H2 बनते हैं। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम जो है यहाँ पे क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम फॉस्फोरिक एसिड से क्रिया करके एसिटाइल फॉस्फेट का निर्माण कर रहा है यहाँ पे। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन में स्थानांतरण यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमारे पैराडॉक्सिन पे ट्रांसफर हो जाते हैं और वहाँ इसका रिडक्शन होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है पैराडॉक्सिन, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारा एसिटाइल फॉस्फेट है उससे एसीटेट का निर्माण होता है, यहाँ हमारे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के केस में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है इसके अलावा यहाँ पे बनते हैं, उससे भी प्राप्त होते हैं, वो भी यहाँ पे यूज होते हैं। तो पैराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स एवं माध्यम से हाइड्रोजन से स्थानांतरित होते हुए नाइट्रोजनेस यानी कि एफी प्रोटीन का रिडक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका रिडक्शन किया और ये जो है हमारे क्या है पैराडॉक्सिन से जो आगे स्थानांतरित हुए और यहाँ पे साथ में हमारा मैग्नीशियम की उपस्थिति में एटीपी इसके साथ संलयित हो जाता है जिससे कि हमारी MOFO प्रोटीन जो है ये क्या होता है MOFO एफी प्रोटीन जो है ये हमारा नाइट्रोजनेज जो है एक्टिवेट हो जाती है, इसका रिडक्शन होता है और यह अपचयित होकर MOFO प्रोटीन नाइट्रोजनेज का अमोनिया में यानी कि यहाँ पे अमोनिया का निर्माण करती है और अमोनिया का तीव्र गति से कार्बनिक उत्पाद से ग्लूटामिन आदि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे एटीपी का ये यूटिलाइज करता है एमओ के यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में और साथ ही जो है ये लास्ट में हमारा MOFE प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, इसके इसके रिडक्शन से यहाँ पे हमारा अमोनिया और अमोनिया जो बनेगा यहाँ पे अमोनिया बनने के बाद वो तीव्र गति से चेंज हो जाता है, इसके अंदर अमोनिया चेंज हो जाता है ग्लूटामिन यानी कि अमीनो एसिड्स या कार्बनिक एसिड्स जो होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं हो पाता। तो ये हुआ हमारा फ्री लिविंग बैक्टीरिया के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। नेक्स्ट इसमें है इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है। तो अब लेग्यूम प्लांट्स का हम लेते हैं इनटू फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, ठीक है। वो हमारा था फ्री लिविंग में, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा, तो वहाँ नोड्यूल्स के अंदर हो रहा है ये पूरा। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं उनमें बैक्टीरियोड यानी कि जीवाणु सब उपस्थित होते हैं, उनमें नाइट्रोजनेस एंजाइम के साथ संलग्न रहता है और वहाँ पे अमोनिया यानी कि हाइड्रोजनेस जैसे हमारी दो एंजाइम है वहाँ पे, एक तो नाइट्रोजनेस और दूसरी हाइड्रोजनेस। तो इससे पहले डायनामाइट तथा इसके पश्चात जो है हाइड्रोजीन बनते हैं यानी कि हाइड्रोजन बनेगा, परंतु एंजाइम में केवल अमोनिया ही मुक्त होती है यानी कि हाइड्रोजन भी बनेगा इसके अंदर और उसके बाद में अमोनिया ही यहाँ पे मुक्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है इसकी इलेक्ट्रॉन स्रोत जो है पायरुवेट के स्थान पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, जैसे वहां पे हमारा क्या था, वहां पे हमारा पायरुवेट या पायरुविक एसिड था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर जो है हमारा वो क्या होता है, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलिए बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होगा, ग्लूकोज 6 ठीक
Fe protein nitrogenase. ये देखिए पूरा हमारा जो है लेग हीमोग्लोबिन के अंदर यानी कि हमारा कहाँ पे चल रहा है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हो गया, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा शोध है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का। और प्लांट्स में उपस्थित जो सुक्रोज होता है, ठीक है, तो सुक्रोज जो है सुक्रोज जड़ों द्वारा स्थानांतरित हो जाता है, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज में अपघटित हो जाता है, यानी कि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अपघटित हो जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस पथ के जो मतलब जैसे जो पाथ के जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में इसका फॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि यहाँ पे हमारा जल से रिएक्ट करके 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाता है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन आयन NADH में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो हमारे क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन यानी कि H+ आयंस हैं वो हमारे NAD में स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा NADPH प्लस H+ यानी कि NADPH2 बन गया। अब यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन पे स्थानांतरित होते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे यहाँ ये हमारे पैराडॉक्सिन पे स्थानांतरित हो गए और प्रोटीन कोशिका द्रव्य अथवा माध्यम में पहुंच जाता है, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं प्रोटॉन्स हैं वो। और इसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इसके समान जैसे हमारे आगे की पीछे वाले प्रोसेस में थी, पैराडॉक्सिन से ये एक्टिवेट हो गया कि ADP यहाँ पे मुक्त होगी, इसमें Fe प्रोटीन जो नाइट्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे बनेगा। और साथ ही इसके अंदर FeFO प्रोटीन जो है ये रिड्यूस होकर के यहाँ पे बनाती है, तो यहाँ पे हमारी एक्टिवेट हो जाएगी MOFA प्रोटीन नाइट्रोजनेज और ये रिड्यूस होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। तो अमोनिया जो है यहाँ मुक्त हो जाती है और जाके फिर लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है दूसरे कार्बनिक एसिड्स में, या फिर जो हमारे ग्लूटामिन होता है यानी कि जो हमारे कन्वर्ट होंगे उसके अंदर उपस्थित हो जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एंटोफिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट्स। तो यहाँ डोनर हमें याद रखना है कि वहाँ फ्री लिविंग में डोनर होता है हमारा पायरुविक एसिड और यहाँ डोनर होता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन यानी कि जेनेटिक्स इसकी क्या है, ठीक है। नाइट्रोजिनेज जो है हमारी अनुवांशिकी यानी कि नोड जीन, जब हम बात करते हैं कि 3 प्रकार के यानी कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है जीवों में, अब तक 3 प्रकार के जो जीन्स हैं कौन कौन से हैं, जेनेटिक्स, नोड जीन, निफ जीन, नोड जीन, निफ जीन,
जीन। हप जीन, नोड, निफ और हप। तो ये 3 जीन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। तो नोड जो है वो किसके लिए है? नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए। नोड जीन नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, नोड जीन किसके लिए है? नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है। और विभिन्न जितने भी ये अपचयनकारी सजीवी यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्लाज्मिड में उपस्थित होते हैं नोड जीन। और आईएए और साइटोकाइनिन प्रेरण करते हैं। ठीक है, तो ग्रंथियों के निर्माण को प्रारंभ करते हैं। और यानी कि ये आईएए का और साइटोकाइनिन का, देखिए हमने बताया था कि जो नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स कब प्रेरित होंगे? जब इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन के प्रेरण से ही नोड्यूल्स बनते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या करेगा कि बैक्टीरिया जो है इनका प्रेरण करेगा जिससे कि नोड्यूल फॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो बैक्टीरिया के जीनोम में पहचाने गए नोड जीन की जो लंबाई होती है वो कितनी है? 8.5 kb है। यानी कि जो ये जीन है, ठीक है, इस जीन की जो लेंथ है वो 8.5 kb है, यानी कि 8.5 किलो बेस पेयर है। ठीक है, तो 8.5 किलो बेस पेयर है। और यह जीन 4 ABCD कितने? A B C और D। ठीक है, ABCD से मिलकर बना होता है, यानी कि 4 जीन्स होती है इसमें। क्या है इसमें? 4 जीन्स होती हैं। तो 4 जीन्स जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ABCD से ये मिलके मिला है। नोड ABCD जीनों से न्यूक्लियोटाइड क्रम जो है ये तुलना में यह स्पष्ट होता है कि राइजोबियम में विभिन्न जातियों में नोड जीन जो है इनमें 69 से 70% तक इसमें समजात होती है, और जिसे हम कॉमन नोड जीन्स बोलते हैं। यानी कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नोड जीन के लिए जो साइज है इसका वो 8.5 किलो बेस पेयर है। और ये 4 जीन यानी कि ABCD से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा नोड जीन। अब है नेक्स्ट है इसके अंदर निफ जीन। तो निफ जीन जो है ये असहजीवी और सहजीवी दोनों के बैक्टीरिया में मिलता है। सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक दोनों में मिलता है। किसमें? सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक दोनों में ही मिलता है। और वह प्लाज्मिड की नोड जीन के निकट रहते हैं, यानी कि जहाँ पे नोड जीन प्रेजेंट होंगी उसी के पास में ये पाए जाते हैं। यानी कि सिम्बायोटिक एंड एसिम्बायोटिक दोनों में ये पाया जाता है। सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक दोनों में ये पाया जाता है और नोड जीन के पास ही ये रहते हैं। और जैसे क्लैप्सिला निमोनियाई में कितना? क्लैप्सिला निमोनियाई में क्लैप्सिला निमोनियाई के अंदर 14 निफ जीन्स आइसोलेट की गई हैं। कितनी? 14 निफ जीन्स आइसोलेट की गई हैं, जो कि 8 ट्रांसक्रिप्शन इकाइयों के रूप में व्यवस्थित हैं, जो कि 8 ट्रांसक्रिप्ट्स के रूप में व्यवस्थित हैं। ठीक है, 8 ट्रांसक्रिप्ट्स के रूप में यानी कि 8 अनुलेखन के रूप में व्यवस्थित हैं। ठीक है, और ये वर्तमान क्वेश्चन में पता चला है कि निफ क्षेत्र उल्टी आवृत्ति यानी कि इन्वर्टेड रिपीट इकाइयों के 2 सेट होते हैं पार्श्विक। ठीक है, और फ्लैंक्ड रहते हैं, ये 2 सेटों में पाए जाते हैं। तो इनके सम्मिलित लंबाई जो है 24 kb है। कितनी है? इसकी जो है 24 kb है। इनकी सम्मिलित लंबाई कितनी? 24 kb है। और इसमें जो जीन्स पाई जाती हैं इन्हें जो है जैसे हमने बोला ना कि इसके अंदर जैसे QB AL FM VSUX NE YK DH और
जे नामों से, QBALFM, QB, QBALFM, VSUXNE, YKDH एंड J। तो इन नामों से यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो और ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। और AL इसमें जो है YDKH ऑपरेंड है इसके अंदर, ये हमारे क्या कहते हैं, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। और AL जो इसमें कंट्रोल के रूप में, नियमनकारी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। AL क्या करती है, ये यहाँ पे नियमनकारी है यानी कि कंट्रोलर है, ठीक। ये हुआ इसका निफ जीन का। अब इसमें हप जीन, हप जीन, तो H2 को ग्रहण करने वाले क्या है ये, H2 को, H2 एक्सेप्टर, H2 को ग्रहण करने वाले यानी कि हप जीन जो है ये हप जीन कहलाते हैं। तो ये जीन N2 के NH3 में परिवर्तन यानी कि N2 का क्या होगा, H2 को ग्रहण करते हैं तो ये N2 को क्या किसमें, NH3 में परिवर्तित करते हैं, यानी कि इसको एक्सेप्ट करके तभी तो इसके साथ कंबाइंड होगा, तो तभी हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब हमारा H2 एक्सेप्टर के रूप में ये काम कर रहा है, N के साथ में रिएक्ट करेगा, तभी हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो चक्र है। तो यहाँ पे H2 को नाइट्रोजनेज तक इन्हीं जीनों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ये क्या करती है, हप जीन यहाँ पे क्या करेगी कि जो हमारे H2 एक्सेप्टर्स होते हैं उन H2 एक्सेप्टर्स को कहाँ, नाइट्रोजनेज एंजाइम पे जाके स्थानांतरित करती है। तो जब ये नाइट्रोजनेज पे स्थानांतरित होंगे तभी हमारा अमोनिया यहाँ पे बनेगा। तो कैसे होगी रिएक्शन इसकी, N2 सॉरी यहाँ पे N2 ये हमारी नाइट्रोजनेज ADP और NADPH2, तो यहाँ पे हमारा तो ये हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। N2 और हमारा 2NH3 और 3H2 का फॉर्मेशन हमारा होता है। तो अधिकांश जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें H2 के निष्कासन से 30 से 50% ऊर्जा खर्च हो जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता में ये इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यदि H2 को बाहर ना जाने देकर इसे पुनः नाइट्रोजन इसको स्थानांतरित करवा दिया जाए तो होने वाली ऊर्जा की हानि को कम किया जा सकता है, यानी कि जो वाटर रिलीज होता है उससे बहुत सारी एनर्जी जो है वेस्ट होती है, ठीक है। और अगर उस कंडीशन में यानी कि जब अगर इसे बाहर ना जाने दिया जाए तो यहाँ पे हम जो लॉस्ट एनर्जी है उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फिक्सेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इसका नाइट्रोजन अपटेक रिडक्शन